Hey everyone, welcome to another revision video of कस्टम ड्यूटी। इससे पहली वीडियो में हमने कस्टम ड्यूटी का एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन देखा था और साथ ही साथ हमने सेक्शन नंबर 12 पढ़ा था विच इज़ द चार्जिंग सेक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटी। सेक्शन 12 कहता है कि कस्टम ड्यूटी विल बी लेविड ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड द रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी वो कौन डिटरमाइन करेगा? इट विल बी डिटरमाइंड बाय कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। अब सेक्शन 12 के कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है या कह सकते हैं कि हम एक्सेप्शंस है सेक्शन 12 के। यहाँ पे टोटल 7 सेक्शंस यहाँ पे लिस्ट करे हुए हैं। इसमें से जो शुरू के 6 सेक्शंस है ये तो स्पेशल सर्कमस्टेंस है और जो लास्ट सेक्शन है वो एग्जम्पशन ऑफ कस्टम ड्यूटी है। एक एक करके हम ये सारे रीड करेंगे। हर एक सेक्शन बताएगा कि वेदर कस्टम ड्यूटी विल बी लेविड ऑन और नॉट लेविड। अगर लगेगी कस्टम ड्यूटी तो अगर उसके अलग कोई प्रोविजंस है वो हर एक सेक्शन में बताए गए हैं। आज की वीडियो में हम दो सेक्शंस इसमें कवर करेंगे। एक है सेक्शन नंबर 21 डीरेलिक्ट जेटसम फ्लोटसम रेक एंड सेक्शन नंबर 24 डीनेचरिंग और म्यूटिलेशन ऑफ गुड्स। स्टार्ट करने से पहले एक चीज की क्लैरिफिकेशन जरूरी है। हम दो एक्ट्स पढ़ रहे हैं, एक तो है कस्टम्स एक्ट 1962 एंड द सेकंड वन इज कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975। अब जब तक स्पेसिफाई ना करा हो कि कौन सा सेक्शन कौन से एक्ट का है, हम सारे एक्शंस सॉरी नॉट एक्शन सारे सेक्शंस कस्टम्स एक्ट 1962 के ही है, क्योंकि ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द सेक्शंस कस्टम्स एक्ट 1962 के हैं। अब अगर कोई सेक्शन सीटीए यानी कि कस्टम टैरिफ एक्ट का हो तो वो स्पेसिफाई इस नोट्स में हो रखा होगा कि ये सीटीए को बिलोंग करता है, यानी कि कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 को बिलोंग करता है। अदरवाइज ये सारे सेक्शन 20, 21, 13, 23, 22, 24, 25 याद नहीं करने, कोई इंपॉर्टेंट हो तो याद करेंगे। ये सारे अपने सीए एक्ट 1962, सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, कस्टम्स एक्ट 1962 के बिलोंग करेंगे। ठीक है, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मिनट हम ये दो सेक्शंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 21 डीरेलिक्ट जेटसम फ्लोटसम एंड रेक। इन वर्ड्स का मीनिंग हम बाद में देखते हैं, बट सबसे पहले लीगल प्रोविजन पढ़ते हैं कि हमारा कस्टम एक्ट इन गुड्स के बारे में क्या कहता है। ऑल गुड्स वेदर डीरेलिक्ट जेटसम फ्लोटसम या रेक विच आर ब्रॉट और कमिंग इनटू इंडिया। ब्रॉट मतलब उसको इंडिया में लाया गया, कमिंग इनटू इंडिया यानी कि अपने आप आ गए, यानी कि तैरते हुए समुद्र में बह रहे थे आ गए। दे शेल बी डेल्ट विद एज इफ दे आर इम्पोर्टेड इनटू इंडिया। इन गुड्स को हम इस तरीके से डील करेंगे कि हम जैसे कि ये इम्पोर्टेड गुड्स है। अब इस तरीके से डील करने का मतलब इम्पोर्टेड गुड्स हमने इसको डीम्ड कर लिया, यानी कि इस पे कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल हो जाएगी क्योंकि ये इम्पोर्टेड गुड्स हो गए। और हमने देखा था सेक्शन 12 कहता है कि कस्टम ड्यूटी विल बी चार्ज इफ द गुड्स आर इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। तो इम्पोर्टेड गुड्स पे यहाँ पे कस्टम ड्यूटी लग जाएगी इन डीरेलिक्ट जेटसम फ्लोटसम एंड रेक पे। अनलेस, अब कस्टम ड्यूटी कब नहीं लगेगी? अनलेस हम प्रॉपर ऑफिसर, जो भी कस्टम ड्यूटी का प्रॉपर ऑफिसर है, उसको सेटिस्फाई करा दे कि ये जो गुड्स है ये ड्यूटी फ्री है। Unless it is proved to the satisfaction of proper officer that the goods are entitled to be admitted, यानी कि इंडिया में एडमिट उसको हम करा सकते हैं ड्यूटी फ्री अंडर दिस एक्ट, तो कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। ये तो कॉमन सेंस है। अगर हम कस्टम ऑफिसर को बता दें कि ये जो हमारे गुड्स है इस पे एक्सेप्शन है, ये ड्यूटी फ्री गुड्स है, तो ड्यूटी नहीं लगेगी। अदरवाइज एज ए जर्नल उस पर ड्यूटी तो हम लगाएंगे ही, चाहे वो जेटसम डीरेलिक्ट फ्लोटसम या रेक जो भी गुड्स हो उसको हम इम्पोर्टेड इनटू इंडिया मान लेंगे। अब ये जो गुड्स है डीरेलिक्ट जेटसम फ्लोटसम रेक, इनका मतलब क्या है वो जानते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डीरेलिक्ट। दिस रेफर्स टू एनी कार्गो वेसल abandoned in the sea with no hope of recovery। कहने का मतलब एक शिप है जो पानी में है, ठीक है, इसके अंदर काफी सारा सामान है, कार्गो शिप जा रही है अपनी। अब इसमें कोई ग्लेशियर से टकरा गया, लेट्स से टाइटैनिक, या कोई इसमें टेक्निकल फॉल्ट आ गया, इस शिप को कोई होप नहीं है इसकी रिकवरी की, कुछ नहीं कर सकते, ऐसे की ऐसे छोड़ के पानी में चले गए, यानी कि अबैंडन कर दिया हमने पानी में। जो भी इसका स्टाफ था, क्रू था, कैप्टन था, सब छोड़ के चले गए, सामान भी शिप भी, चाहे वो कार्गो हो चाहे वो वेसल हो, अबैंडन कर दिया क्योंकि कोई होप नहीं है उसकी रिकवरी की। ऐसी शिप को, ऐसे सामान को हम कहेंगे डीरेलिक्ट।
ठीक है। अब ये सामान को अगर हम इंडिया में ले आए तो हम इंपोर्ट मान लेंगे। लीगल प्रोविजन तो हमने पढ़ लिया, क्योंकि चारों में से कोई भी गुड्स हो, चाहे वो इंडिया में लेके आए चाहे अपने आप तैरते तैरते आ जाए, तैरते तैरते किनारे तक लग जाए, तब भी हम उसको मान लेंगे कि ये इम्पोर्टेड गुड्स है और इस पर कस्टम ड्यूटी आ जाएगी। ठीक है। सेकंड नंबर में हम देखते हैं जेटसम। अब सेम शिप है, थोड़ी सी होप है इसकी रिकवरी की। ठीक है, पहले तो हमने कह दिया ना, छोड़ के ही भाग गया, अबैंडन कर दिया, कोई होप नहीं है रिकवरी की। बट इससे पहले थोड़ी सी कोशिश तो करेंगे ना इसको रिकवर करने की। तो इस शिप का जो सामान है, लेट से जो भी कार्गो जा रहा है, उसको हमने पानी में फेंक दिया। ये पानी है, यहाँ पे गुड्स के डब्बे सारे फेंक दिए। ठीक है। रीज़न क्या फेंकने का, कि शिप का थोड़ा सा वेट कम हो जाए, हो सकता है कि शिप रिकवर हो जाए, कुछ भी हो। तो जेटसम क्या हुआ, दिस रेफर्स टू गुड्स जेटिसन्ड फ्रॉम द वेसल टू सेव हर फ्रॉम सिंकिंग। यानी कि वेसल को सिंकिंग होने से बचाने के लिए, सेव हर फ्रॉम सिंकिंग, गुड्स को हमने जेटिसन्ड कर दिया। जेटिसन्ड का मतलब सामान को फेंकना पानी में। ठीक है, तो ये जो गुड्स हमने यहाँ पे फेंके हैं, इन्हीं गुड्स को कहते हैं जेटसम गुड्स। ठीक है। अब थर्ड नंबर पे आता है फ्लोटसम। फ्लोटसम भी सिंपल है, क्या कहता है, ये जो गुड्स हमने पानी में फेंके, अब होगा क्या, कुछ सामान तो पानी में तैरता रह जाएगा, कुछ पानी के नीचे जाके डूब जाएगा। अब जो सामान तैरता रह गया उसको कह देंगे फ्लोटसम। तो जेटिसन गुड्स विच कंटिन्यू फ्लोटिंग इन द सी आर कॉल्ड फ्लोटसम गुड्स। यानी कि जो सामान पानी में तैरता रह गया ऊपर, यानी कि जो नहीं डूबा, उसको कह दिया फ्लोटसम। ठीक है। अब तीनों चीज़ें अभी तक फिर से पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं है, रीड तो हमने कर लिया, समझते हैं। डीरिलिक्ट क्या कहता है, हमने शिप को पूरा अबैंडन कर दिया, जैसा था वैसा छोड़ के चले गए, क्योंकि कोई इसकी होप नहीं है रिकवरी की। जेटसम कहता है कि रिकवरी की होप हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट हम कोशिश करेंगे बचाने के लिए। तो सेव हर फ्रॉम सिंकिंग, हमने क्या करा, सामान को पानी में फेंक दिया। उस सामान को, जो गुड्स हमने पानी में फेंके हैं, उस गुड्स को कहते हैं जेटसम। अब उन गुड्स में से कुछ डूबेंगे, कुछ तैरेंगे। जो डूब गए वो तो गुड्स तो सारे जेटसम है, जो डूब गए वो डूब गए, जो तैर रहे हैं उसका एक अलग से कैटेगरी बना दी फ्लोटसम के नाम से। ठीक है। अब लास्ट आता है रेक। रेक मतलब टूटा फूटा सारा सामान। जो शिप है, सारा टूट गया, पानी के बहाव में टकरा गया और किनारे लग गया, पानी के बहाव से किसी भी कोस्टल एरिया में या कहीं भी शोर पे लग गया, इंडिया में आया, उसको हम इंपोर्ट मान लेंगे। देखो, दिस रेफर्स टू कार्गो और वेसल और एनी प्रॉपर्टी विच आर कास्ट अशोर बाय टाइड्स आफ्टर शिपरेक। यानी कि जब शिप पूरा का पूरा तहस नहस रेक हो जाएगा, उसके बाद कुछ तो सामान है जो पानी के लहरों के साथ किनारे लगेगा, उसी सामान को हम कहते थे रेक। तो ये थे चार वर्ड्स की डेफिनेशंस, विच इज़ वेरी सिंपल। और इसके साथ हमारा सेक्शन 21 कंप्लीट होता है। इसमें हमने देखा गया जो भी गुड्स है, चाहे वो डीरिलिक्ट हो, जेटसम हो, फ्लोटसम या रेक, अगर वो इंडिया में आते हैं तो उसको हम ऐसे ही डील करेंगे कि इम्पोर्टेड गुड्स है और उस पर कस्टम ड्यूटी लग जाएगी। बट अगर वो ड्यूटी फ्री गुड्स है तो प्रॉपर ऑफिसर को सेटिस्फाई करवा दो और उसको ड्यूटी फ्री हम ला सकते हैं। ठीक है, एक कंक्लूजन पढ़ लेते हैं यहाँ पे। दिस implies that apart from goods which are normally imported in the course of international trade, flotsam and jetsam, which are washed ashore and derelict and wreck brought into India out of compulsion, are also treated on par with trade goods. कहने का मतलब, जो हम नॉर्मल अपने कोर्स में, जो हमने बिजनेस में, हम इंटरनेशनल ट्रेड में हम जो गुड्स लेके आते हैं इंडिया में, वो तो इंपोर्ट माने जाएंगे, उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी। बट फ्लोटसम जेटसम डीरिलेट रेक, इस पर भी कस्टम ड्यूटी लगेगी। बस इतना सही कंक्लूजन। दो क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन तो कुछ खास नहीं है, कहते हैं डिस्टिंग्विश करो बिटवीन जेटसम एंड फ्लोटसम। हमें पता है जेटसम क्या होते हैं, जो हमने पानी में सामान फेंक दिया ताकि शिप का वेट कम हो जाए। ठीक है, जेटिसन गुड्स विच आर थ्रोन इन द वाटर, थ्रोन नहीं तो क्या कह सकते हैं, जेटिसन गुड्स फ्रॉम द वेसल टू सेव हर फ्रॉम सिंकिंग, ताकि उसका वेट कम हो जाए। और फ्लोटसम विच आर कंटिन्यू टू फ्लोट। बस इसी को यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है, फटाफट से एक रीडिंग देते हैं। Jetsam and flotsam are goods which are jettisoned, that is thrown in the speed, thrown with speed from the vessel into the sea.
थ्रोन वर्ड यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे खुद ICA ने यूज़ करा है, ठीक है। तो यानी कि ऐसा सामान जो पानी में फेंक दिया। इट इज़ डन टू रिड्यूस द वेट ऑफ द वेसल टू प्रिवेंट इट फ्रॉम सिंकिंग। दे आर नॉट अबैंडन गुड्स, उसको छोड़ा नहीं गया, अबैंडन नहीं करा, अबैंडन कर दिया तो डीरिलेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो दीज आर नॉट अबैंडन। जेटसम गेट्स संक वेयरएज फ्लोटसम डज नॉट सिंक बट फ्लोट्स। जेटसम डूब जाएगा, फ्लोटसम फ्लोट करेगा। अब देखो जेटसम गुड्स क्या हो गए, जो हमने पानी में फेंक दिए, चाहे वो फ्लोट करे या ना करे, ठीक है। ओवरऑल गुड्स, इसमें से फ्लोटसम की अलग कैटेगरी कर दी, तो जो डूब गए वो जेटसम कहलाएंगे। बस ये यहाँ पे लिखा है कि जेटसम डूब गए और फ्लोटसम फ्लोट कर गए। नाउ ड्यूटी इज पेबल ऑन बोथ अनलेस एंटाइटल टू बी एडमिटेड ड्यूटी फ्री। तो एक छोटा सा डिस्टिंग्विश यहाँ पे दे दिया, जो सिंपल हम लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं। अ फिशिंग ट्रॉलर operating in high seas beyond the territorial waters of India finds a ship wrecked in mid-sea and brings jetsam flotsam into India along with fish caught by it। कहने का मतलब एक मच्छी पकड़ने वाला है बंदा है जो हाई सीज में काम कर रहा है, बियॉन्ड द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। एक बार धीरे धीरे पढ़ते हैं क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है ये। एक रीडिंग फिर से लेते हैं। अ फिशिंग ट्रॉलर ऑपरेटिंग इन द हाई सीज बियॉन्ड द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। कहाँ पे काम कर रहा है ये देखना बहुत ज़रूरी है। देखो ये अपनी इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया का लैंड है। अब जो इंडिया का समुंदर है वो हमने देखा था इंडिया की डेफिनेशन में कि यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया है, जो इंडिया का पार्ट माना जाता है। और इसके बाद यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडियन कस्टम वाटर्स आ जाता है, जो इंडिया का पार्ट तो नहीं है बट हाई सीज माना गया इसे, ठीक है। यहाँ तक टेरिटोरियल वाटर्स है 12 नॉटिकल माइल्स तक। अब ये बंदा जो अपना मछुआरा है कहाँ पे काम कर रहा है, हाई सीज कर रहा है, बियॉन्ड द टेरिटोरियल वाटर्स, यानी टेरिटोरियल वाटर्स के बाहर यहाँ पे कहीं पे काम कर रहा है, मछली पकड़ रहा है। इसे क्या मिला, शिप रेक्ट मिली, जिसमें से इसने जेटसम और फ्लोटसम इंडिया के अंदर, यहाँ पे जेटसम फ्लोटसम इंडिया के अंदर लेके आ गया अपनी मच्छी के साथ, यानी फिश के साथ यहाँ पे लेके आ गया। डिस्कस द लायबिलिटी ऑफ ड्यूटी ऑन द फिश जेटसम फ्लोटसम। अब क्या इसे ड्यूटी लगेगी नहीं लगेगी, देखो जेटसम फ्लोटसम के बारे में हमने पढ़ा था, दीज विल बी ट्रीटेड एज इम्पोर्टेड गुड्स। अब इम्पोर्टेड गुड्स में लगा तो इस पर ड्यूटी लगेगी, अनलेस ही सेटिस्फाई द प्रॉपर ऑफिसर दैट दीज गुड्स आर टू बी ब्रॉट ड्यूटी फ्री। तो कहने का मतलब जेटसम फ्लोटसम इंडिया के बाहर से लेके आ रहे हैं, टेरिटोरियल वाटर्स के बाहर से, टेरिटोरियल वाटर्स में एंटर करेगा तो ये इम्पोर्ट बन जाएगा, ठीक है। और साथ में फिश, फिश पे भी कस्टम ड्यूटी लगेगी। अगर अभी तक हमने कोई एक्सेप्शन नहीं पढ़ी, कोई एग्जम्पशन नहीं पढ़ी, तो फिश इंडिया के बाहर से लेके आ रहा है, क्योंकि ये जो एरिया है टेरिटोरियल वाटर्स के बाहर का एरिया है, इसको इंडिया के अंदर लेके आएगा तो कस्टम ड्यूटी लग जाएगी। तो कस्टम ड्यूटी हमारी लगेगी, आंसर अभी हम पढ़ लेते हैं। बट एक चीज़, अगर ये टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर ही काम कर रहा होता और यहाँ पे इसे जेटसम फ्लोटसम मिलते, तो ये तो इंडिया का ही पार्ट है, तो इंडिया का पार्ट है तो इंडिया के अंदर इंडिया में ही सामान ला रहा है, तो कोई इम्पोर्ट नहीं माना जाएगा। फटाफट से इसका आंसर पढ़ते हैं। देखो, एज पर सेक्शन 21, ऑल गुड्स, चाहे वो डीरिलेक्ट हो, जेटसम फ्लोटसम रेक, ब्रॉट और कमिंग इनटू इंडिया शेल बी डेल्ट विद एज इफ दे आर इंपोर्टेड इनटू इंडिया unless shown to the satisfaction of proper officer that they are to be entitled to be admitted duty free। वही प्रोविजन जो हमने ऊपर पढ़ा था। This implies that apart from goods which are normally imported in the course of international trade, floats and gypsum which are washed and derelict which are brought into India are also treated at par with the trade goods। सेम चीज़ जो हमने ऊपर पढ़ी थी सब कुछ यहाँ पे लिख दिया, बट कहने का मतलब thus the fish jetsam flotsam brought into India by fishing trawler would be liable to custom duty उस पर लग जाएगी। With this हमारा section 21 पूरा होता है, which is very simple section। सेक्शन 24 स्टार्ट करते हैं, विच इज डीनेचरिंग और म्यूटिलेशन ऑफ गुड्स। डीनेचरिंग मतलब किसी गुड्स का नेचर, डी नेचरिंग किसी गुड्स का नेचर को चेंज कर देना। म्यूटिलेशन मतलब गुड्स को हम कट कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे ताकि उसका स्क्रैप बना दे, ये होता है म्यूटिलेशन।
अब हमारा सेक्शन क्या कहता है ये हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें इसका कंसेप्ट समझते हैं कि डी नेचरिंग एंड म्यूटिलेशन क्यों लाया गया, क्या रीजन है, क्या कंसेप्ट है इसका। देखो, लेट्स से एक इंपोर्टर है, उसने अल्कोहल इंपोर्ट करा है, इंडिया में अल्कोहल वो लेके आया। अब अल्कोहल के तीन यूजेस हो सकते हैं, या तो अल्कोहल को हम ह्यूमन कंजम्पशन कर सकते हैं, ठीक है, 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का पी सकते हैं इसे। अल्कोहल को हम इंडस्ट्रियल यूज कर सकते हैं, यानी कि किसी मशीन में, इंडस्ट्री में हम इसको यूज कर सकते हैं। थर्ड, अल्कोहल की हम मेडिसिन भी बना सकते हैं। अब काफ़ी दवाइयाँ है जिसमें अल्कोहल भी यूज होता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या कहेगी, ह्यूमन कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ, अल्कोहल कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो इस पे हम 100% ड्यूटी लगाएंगे। इंडस्ट्रियल यूज यानी कि हमारी मतलब इकोनॉमी बढ़ेगी, इस पे थोड़ा कम लगा देते हैं, लेट से 20% कस्टम ड्यूटी लगेगी। मेडिसिन, हमारी हेल्थ बढ़िया होगी तो कस्टम ड्यूटी इसमें माफ़ कर देते हैं, निल यानी कि 0%। अब जो इम्पोर्टर है, ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये हमेशा जब भी अल्कोहल को इंडिया में लेके आएगा, गवर्नमेंट को तो कहेगा मैं मेडिसिन बनाऊंगा, 0% टैक्स ले लेगा, और अल्कोहल ले जाके ये बेच देगा फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जिसपे 100% टैक्स लगना था बचा लेगा। और गवर्नमेंट का ये जो अलग अलग टैक्स का क्राइटेरिया है, इसका जो भी ये पर्पस था वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए डी नेचरिंग एंड म्यूटिलेशन के। कहने का मतलब, एक चीज के जिसके एक से ज्यादा यूज हो सकता है, चाहे वो अलग अलग यूज हो सकते हैं, ठीक है, उसका नेचर चेंज कर दो। कहने का मतलब, जो अल्कोहल जो हमने इंपोर्ट करा है एज इट इज तो यूज नहीं होगा, एज इट इज वो पीने के लिए, एज इट इज इंडस्ट्रियल के लिए, एज इट इज मेडिसिन के लिए यूज नहीं होगा, इसका कुछ फर्दर इसकी प्रोसेसिंग करनी होगी, लेट से इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी होगी, तब ये सूटेबल होगा ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, या तब सूटेबल होगा इंडस्ट्रियल के लिए, या तब सूटेबल होगा मेडिसिन बनाने के लिए। तीनों यूज़ के लिए अल्कोहल की जो क्वालिटी है वो अलग अलग होनी चाहिए, एज इट इज यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहती है इसका नेचर डी नेचर कर दो, इसे इसका नेचर ही चेंज कर दो। लेट से अगर कोई इम्पोर्टर है वो कहता है मैं मेडिसिन बनाना चाहता हूँ, तो इसमें जो भी और प्रोसेस करना है, इसमें केमिकल्स या कोई भी इसमें सॉल्यूशन ऐड करना है वो ऐड कर दो, तो उसके बाद ये सिर्फ मेडिसिन बनाने लायक ही बचेगा अल्कोहल। दो चीज़ें बनाने ये यूज़ हो ही नहीं पाएगा, जितनी मर्जी जान लगा लो, ये ना ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज़ हो पाएगा ना इंडस्ट्रियल के लिए, तब ये 0% इस पर रेट ले सकता है। अब लेट से इंपोर्टर कहे मेरे को तो सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए चाहिए, मेरे को सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज़ करना है इसके लिए, तो उस हिसाब से डी नेचर कर दो। सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए फिट रहेगा, बाकियों के लिए अनफिट हो जाएगा, ना इसको हम ह्यूमन कंजम्पशन कर सकते हैं ना मेडिसिन के लिए बना सकते हैं, तो इसको रेट लगेगा 20%। हम गवर्नमेंट एज्यूम करेगी कि इसने जो अल्कोहल मंगाया है वो एज इट इज इंडस्ट्रियल के लिए मंगाया है और 20% रेट ही देंगी। तो ये पूरा कंसेप्ट है अपना डी नेचरिंग का, ठीक है। अब इसको, इस एग्जाम्पल को ध्यान रखते हुए हम आगे रीड करते हैं। हमारा ये सेक्शन कहता गया है, सेक्शन नंबर 24। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, सीजी अपने रूल्स बनाएगी फॉर परमिटिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ द ओनर, यानी कि जो ओनर है उसकी रिक्वेस्ट पे ही काम होगा, अपनी मर्जी से नहीं करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि ओनर बताएगा कि मेरे को किस यूज़ पे करना है, मेरे को उसका अल्कोहल बनाना है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बेचना है, या उसको इंडस्ट्रियल के लिए नया दवाइयाँ बनानी है, वो तो ओनर को ही पता है कि वो क्या काम करेगा। तो रिक्वेस्ट करेगा गवर्नमेंट को द डीनेचरिंग और म्यूटिलेशन ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स विच आर ऑर्डिनरी यूज फॉर मोर देन वन पर्पज। जो अल्कोहल है मोर देन वन पर्पज के लिए यूज हो सकता है, ठीक है, तो डीनेचरिंग कर देंगे सो एज टू रेंडर देम अनफिट फॉर अदर पर्पज। कहने का मतलब, अगर हमारा इंडस्ट्रियल यूज है तो हम रिक्वेस्ट करेंगे फॉर डीनेचरिंग एंड म्यूटिलेशन of imported goods which are ordinary used for more than one purpose so as to render them unfit for other purpose, यानी कि सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज के लिए ही डीनेचर कर दो,
अदर पर्पज यानी कि ना इसकी दवाई बन सकती है, ना इसका ह्यूमन कंजम्पशन हो सकता है, उसके लिए अनफिट हो गए। And where any goods are so denatured and mutilated, they shall be chargeable to duty at such rate as would be applicable if the goods had been imported in the denatured और mutilated form। कहने का मतलब देखो, ह्यूमन कंजम्पशन में हमने एग्जांपल लिया था 100% की ड्यूटी है, इंडस्ट्रियल पे 20% की और मेडिसिन पे 0%। अब इम्पोर्टर कह रहे हैं कि मैं इंडस्ट्रियल यूज ही करूंगा, 20% ड्यूटी लगेगी। तो कह रहे हैं कि हम ऐसा मान लेंगे कि जो तुमने इम्पोर्ट करा है प्रोडक्ट एल्कोहल, वो इसी तरीके का डीनेचर्ड फॉर्म में ही उसको इम्पोर्ट करा है, तो हम ड्यूटी भी सिर्फ उसी प्रोडक्ट की लेंगे। तो वेयर एनी गुड्स आर सो डीनेचर्ड और म्यूटिलेटेड दे शेल बी चार्जेबल टू ड्यूटी एट सच रेट as would be applicable if the goods had been imported in the denatured और mutilated form। कहने का मतलब हमने जो गुड्स इंपोर्ट करे है वो डीनेचर्ड या म्यूटिलेटेड फॉर्म में ही उसको हमने इंपोर्ट करा है, therefore एप्लीकेबल ड्यूटी ही लगेगी, इस पे 100% नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था पूरा डीनेचरिंग और म्यूटिलेशन का। म्यूटिलेशन का अगर एक एग्जांपल देखना है तो नहीं सिलेबस में, हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एक टेक्निकल एरर की वजह से सारी हमारी जो ड्राइंग्स थी क्लियर हो गई, कोई बात नहीं। तो हम क्या कर रहे थे, म्यूटिलेशन का एग्जांपल। लेट से हमने कोई कॉपर शीट्स इंपोर्ट करी है जो लो क्वालिटी की है। ठीक है, हमने तो कॉपर मंगाया बट वो लो क्वालिटी का निकला। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ इसको हम स्क्रैप में बेच सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको म्यूटिलेट कर दो, यानी कि कॉपर को कट कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, उसका स्क्रैप बना दो, तब जाके हम इसको स्क्रैप में बेच देंगे। रीज़न क्या हो, क्योंकि कॉपर पे लेट से 20% की ड्यूटी है और स्क्रैप पे सिर्फ 5% की ड्यूटी है, तो इस वजह से हमें ड्यूटी कम पे करनी पड़ेगी। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है म्यूटिलेशन का। बाकी डीनेचरिंग का हमने अल्कोहल वाला एग्जाम्पल बड़े अच्छे से देखा। ठीक है, प्रोविजंस हमने पढ़ लिए थे। क्या कहता है, इम्पोर्टेड गुड्स यूज, ये एक समरी एक तरीके से, इम्पोर्टेड गुड्स यूज फॉर मोर देन वन पर्पस, यानी कि अल्कोहल अपना एक से ज़्यादा यूज हो सकता है। हमने 3 यूजेस बनाए थे अल्कोहल के। बाय डीनेचरिंग गुड्स मेड अनफिट फॉर अदर पर्पस, बाकी समान बाकी पर्पस के लिए उसको अनफिट कर दिया। देयरफॉर आफ्टर डीनेचरिंग गुड्स कैन बी यूज्ड ओनली फॉर वन पर्पस, चाहे वो अपना इंडस्ट्रियल हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे अपना ह्यूमन कंजम्पशन हो, सिर्फ एक पर्पस के लिए हो सकता है एंड अकॉर्डिंगली ही ड्यूटी लगेगी इस पे। एग्जाम्पल वही अल्कोहल वाला है, इसको रीड करते हैं। एथेनॉल अल्कोहल विच इज टू नॉट डीनेचर्ड attracts a higher rate of custom duty as it can be used for industrial as well as human consumption। यानी कि जो कच्चा अल्कोहल है, एज इट इज जो अल्कोहल है उसको जो डीनेचर्ड है, इस विच इज नॉट डीनेचर्ड, अभी तक उसका डीनेचर हमने करा नहीं, यानी कि मान लो कच्चा अल्कोहल है, उस पर हाई रेट ऑफ ड्यूटी है 100%। अब डीनेचर्ड अल्कोहल जब उसको आफ्टर डीनेचर कर देंगे, इट कैन ओनली बी यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज जहाँ पे 20% ड्यूटी है एंड हेंस अट्रैक्ट्स अ लोअर रेट ऑफ ड्यूटी। तो इफ अनडीनेचर्ड, अगर अनडीनेचर्ड अल्कोहल हमने इंपोर्ट करा है, यानी कि जो हमने अल्कोहल इंपोर्ट करा है अभी तक डीनेचर्ड नहीं है, कच्चा ही है, विच इज़ टू बी यूज्ड बाय इंपोर्टर फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज, वो रिक्वेस्ट करेगा गवर्नमेंट को कि उसको डीनेचर करके दिया जाए वो अल्कोहल, जो भी चार्जेस है फीस पे करेगा और उसको वो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए बना देंगे। तो ये पूरा कंसेप्ट था अपना सेक्शन 24 का, डीनेचरिंग एंड म्यूटिलेशन। इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, बस कंसेप्ट और एमसीक्यू के लिए ज़रूरी है।